तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज है 13 फेब और 13 फेब को कौन सा दिवस है, सबसे पहले यही देख लेते हैं। आज है वर्ल्ड रेडियो डे। ठीक है, रेडियो डे मनाया जाता है 13 फरवरी को, और इस बार की इसकी थीम दी गई है न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। कई बार इनके थीम पूछ ली जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो इजी से इसके नाम से रिलेटेड ही थीम है, और आज का डे है 13 फेब का वर्ल्ड रेडियो डे। ओके, आगे चलते हैं। सोयाबीन हेतु कहाँ पे केंद्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? दोस्तों सोयाबीन के लिए जैसे कि अपने सेवर भरतपुर में केंद्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है ना, उसी तरह से सोयाबीन के लिए कहाँ पे, चलिए ये बताइए कि सेवर भरतपुर में किस चीज़ का केंद्रीय अनुसंधान केंद्र खोला गया है। फिर कल वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, और गूगल पे सर्च भी कर लीजिएगा। जो चीज़ एक बार सर्च कर लेते हैं फिर वो भूलते नहीं है। वैसे आप सबको पता ही होगा, राजस्थान के तो कम से कम हमें पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से सोयाबीन के लिए भी एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है केंद्रीय लेवल का। तो वो कहाँ पे स्थापित किया गया है? वो किया गया है दोस्तों कालाहांडी, उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ पे? उड़ीसा में किया गया है, कालाहांडी में। अब वैसे तो उड़ीसा का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सोयाबीन के लिए स्थापित किया गया। तो अगर सोयाबीन की फसल पढ़ते हैं तो उससे क्वेश्चन बन जाता है, और दूसरा कि अगर कहीं शुरुआत हो रही है तो उससे भी बन जाता है। तो करंट अफेयर हो गया ना ये, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, हर गांव में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए जल चौपाल की स्थापना कहाँ पे की जा रही है? जिस तरह से रात्रि चौपाल लगाई जाती है गांव की जो भी करंट की जो भी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सुलझाने के लिए, जिसमें डीएम वगैरह बैठते हैं, उसी तरह से दोस्तों जल चौपाल की शुरुआत की गई है कि गांव के कुछ सदस्य प्लस कुछ अधिकारी लेवल के सदस्य मिलकर जल पर डिस्कशन करेंगे कि कैसे मात्रा कम हो रही है, कैसे इसका संरक्षण किया जाए, कैसे हर व्यक्ति को जल उपलब्ध करवाया जाए। इस चीज़ के लिए जल चौपाल देश में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो बिहार में की गई है दोस्तों। बिहार में हर जिले में अब हर जिले की हर पंचायत स्तर पर जल चौपाल लगाई जाएंगी। ठीक है, भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसने निर्मित किया है? दोस्तों पहले सीएनजी की गाड़ियाँ आई थी, जैसे कि हम ट्रैफिक गाड़ियाँ पढ़ते हैं वो सीएनजी की चली थी, लेकिन अब ट्रैक्टर भी सीएनजी के बनाए गए हैं, ताकि जो परंपरागत फ्यूल है ना, जिसमें कार्बन ज़्यादा निकलता है, उसको थोड़ा सा कम किया जाए। तो मोस्टली ये सारे ट्रैक कार्बन को कम करने के लिए ही हैं और अपने पर्यावरण को बचाने के लिए ही हैं। तो कौन सी दो कंपनीज है जिन्होंने मिलकर इस तरह के ट्रैक्टर का निर्माण किया है? इसका नाम है दोस्तों रामवट टेक्नो सॉल्यूशन और टोमोसेटो अचीले इंडिया। थोड़ा सा डिफरेंट नाम है, लेकिन साइंस में भी ये क्वेश्चन बन जाएगा, और करंट का तो जैसे है ही, तो थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। रामवट टेक्नो सॉल्यूशंस प्लस टोमोसेटो अचीले इंडिया, इन दो कंपनीज ने मिलकर सीएनजी से चलने वाले ट्रैक्टर का निर्माण किया है। एक है दोस्तों मीठी क्रांति, किससे संबंधित है? अब हमने हरित क्रांति पढ़ी है, दुग्ध क्रांति पढ़ी है, श्वेत क्रांति पढ़ी है, स्वर्णिम क्रांति पढ़ी है, लेकिन एक नई टर्म आई है मीठी क्रांति। तो स्पेशल भी है और नई भी है, तो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो ही जाता है कि मीठी क्रांति किससे संबंधित है। तो दोस्तों मीठी क्रांति है शहद उत्पादन से संबंधित। किससे? शहद मीठा होता है ना, तो शहद उत्पादन से संबंधित। शहद उत्पादन को बढ़ाने के लिए, इस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मतलब इस क्षेत्र में कई सारे इनोवेशंस कर रही है, तो उससे रिलेटेड है मीठी क्रांति। तो सरकार ने 3 साल 2020-21 से लेकर 22-23 के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन हेतु 500 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसी मीठी क्रांति को प्रोत्साहन देने के लिए, या फिर यूं कहे कि शहद ज़्यादा उत्पादन होगा तो मीठी क्रांति होगी, और या फिर मीठी क्रांति के लिए हमें शहद उत्पादन करना होगा, तो राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन हेतु सरकार ने अभी 500 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं, ताकि हम नए नए तरीकों से मधुमक्खी पालन कर सके और ज़्यादा शहद बना सके। इस मिशन का लक्ष्य देश में वैज्ञानिक आधार पर मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना है, ताकि मीठी क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी यह एक कदम हो सकता है, प्लस किसानों की आय दुगनी करने के क्षेत्र में भी यह एक कदम हो सकता है ना। तो वैज्ञानिक आधार पर मधुमक्खी पालन किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा शहद उत्पादन किया जाए, तो इससे रिलेटेड है अपनी मीठी क्रांति। दोस्तों एक नई तरह की खबर सामने आई थी कि डकैतों का म्यूज़ियम कहाँ बन रहा है। तो दोस्तों यह म्यूज़ियम बन रहा है भिंड मध्य प्रदेश में, क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा डकैत निकले हैं। हम सब ने सुना है मुरैना के जंगल जो होते हैं, और अपने भी धौलपुर करौली के जो जंगल होते हैं, जो बीहड़ बनाए गए हैं, उनमें डकैत रहते हैं।
रहते थे, अब तो खैर बहुत कम हो गए हैं। तो इसी से रिलेटेड दोस्तों चंबल नदी वाला जो क्षेत्र है उससे रिलेटेड एमपी का भिंड क्षेत्र है, वहाँ पे डकैतों का म्यूजियम बनाया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे तो डकैतों को मतलब क्या हम उनको फेमस करना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें वो सारी चीज़ें जैसे कि इसमें कुछ जैसे फूलन देवी ने जो गन यूज़ करी थी वो गन, प्लस और भी कई गुज्जर डाकू थे उनकी निशानी रखी गई है। प्लस इसमें पुलिस जो जवान थे है ना, जो अफसर थे, इन्होंने किस तरह से उसको पकड़ा, उस तरह की कुछ स्टोरीज, उनसे रिलेटेड कुछ इक्विपमेंट दिखाए गए हैं। तो मोस्टली ये वहाँ की पुलिस के शौर्य को दिखाने के लिए कि किस तरह से पुलिस ने इनका दमन किया, वो सब चीज़ें दिखाने के लिए इस म्यूजियम का निर्माण किया गया है। तो ना ना कि डकैतों की प्रशंसा के लिए, बल्कि पुलिस पुलिस प्रशासन की जागरूकता और पुलिस के काम है ना और उनके डेडिकेशन को दिखाने के लिए दोस्तों इस म्यूजियम की स्थापना की गई है। और कुछ डिफरेंट आइडिया है अपने आप में, तो एक तरह से पर्यटन का केंद्र भी हो जाएगा। तो भिंड पुलिस का विचार है कि 5 दशकों में डाकुओं द्वारा उपयोग की गई, मतलब भिंड पुलिस ने यह विचार दिया है कि पिछले 5 दशकों में डाकुओं द्वारा जो भी उपयोग में ली गई चीज़ें और अन्य तरह की कई स्टोरीज भी होंगी इसमें है ना, कई फोटोज भी होंगी और पुलिस द्वारा सहयोग में ली गई कई चीज़ें इसमें दिखाई जाएंगी। और दोस्तों आज एक और इम्पोर्टेंट डे है, जैसे कि हम पढ़ते हैं विश्व महिला दिवस 8 मार्च को जैसे हम मनाते हैं, वैसे ही आज है राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, 13 फरवरी, सॉरी 14 नहीं 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस आज के दिन, इसे सही कर लीजिएगा, ये 13 फरवरी है। आज के दिन सरोजनी नायडू जी का जन्म दिवस है और उसी की याद में हमने राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया है। सरोजनी नायडू कौन थी? सरोजनी नायडू दोस्तों बहुत सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वतंत्रता से पूर्व जो हमारी कांग्रेस थी उनकी पहली पहली महिला अध्यक्ष बनी थी है ना। वैसे अगर पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो बनी थी एनी बेसेंट है ना, लेकिन पहली हिंदू हिंदू नहीं भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें, क्योंकि एनी बेसेंट तो विदेशी थी ना, आयरलैंड से थी वो। अगर भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो सरोजनी नायडू जी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। और इसके अलावा दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल भी सरोजनी नायडू जी ही बनी थी। तो बहुत महान पर्सनैलिटी थी और इन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। नाइटिंगेल बोलते हैं ना हम इनको, तो भारत की कोकिला के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये है सरोजनी नायडू जी और इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया है हमारी सरकार के द्वारा। एक दोस्तों एक पुरस्कार का नाम आया है आज के पेपर में, वो है जॉन फ्लोरियो पुरस्कार। तो ये दोस्तों झुम्पा लाहिड़ी जी को मिला है, जो भारतीय मूल की लेखिका हैं। अभी भारतीय नागरिक नहीं है, अभी दूसरे देश के नागरिक है, लेकिन मूल भारतीय है। इनको डोमोनिका स्टोरमोन के 2016 के उपन्यास ट्रिक का अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट मुझे ये क्वेश्चन नहीं लगा, बट क्योंकि इतना फेमस पुरस्कार है नहीं जॉन फ्लोरियो, बट मे बी इस महीने अगले मंथ कोई एग्ज़ाम हो तो उनमें ऐसा पूछ लिया जाता है करंट से रिलेटेड, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। एक दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में किस राज्य की विधानसभा ने नई परंपरा शुरू की है? तो दोस्तों सबसे पहले तो किस राज्य की ने, तो ये राजस्थान राज्य की विधानसभा ने की है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। राजस्थान राज्य के भी राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जो हैं उनके द्वारा प्रारंभ की गई है। और क्या है ये नई परंपरा? यह नई परंपरा है विधानसभा सत्र में राज्यपाल द्वारा पहली बार अभिभाषण से पूर्व संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों का वाचन किया गया। दोस्तों जो एक राज्यपाल कब अभिभाषण करता है सत्र में आके? राज्यपाल 2 बार अभिभाषण करता है, एक तो जब नई सरकार बनती है और उसका पहला सत्र होता है तब, और 1 साल के पहले सत्र में। हर साल का पहला सत्र कौन सा होता है? बजट सत्र। 3 सत्र होते हैं ना, बजट सत्र, मानसूनी सत्र और शीतकालीन सत्र है ना। तो पहला सत्र बजट सत्र ही होता है जो फरवरी में शुरू हो जाता है। बजट सत्र में जो पहली मीटिंग होती है, पहला मतलब शुरुआत होती है, उसमें आता है राज्यपाल। और एक आता है जब कोई नई सरकार बनती है तो उसका पहला सत्र होता है, उसमें आता है। तो उस टाइम राज्यपाल अभिभाषण देता है। तो राज्यपाल के जो अभिभाषण हैं, इससे पहले उन्होंने संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों का वाचन किया। तो ये एक नई परंपरा है और हमारे राजस्थान में घटित हुई है, तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है ना। तो 2 चीज़ों का वाचन किया, प्रस्तावना प्लस मूल कर्तव्य। और क्यों किया दोस्तों? कि हम मूल अधिकार तो हमारे याद रखते हैं, बट हम मूल कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं कि
अधिकार जब स्वच्छंदता में परिवर्तित हो जाएंगे, जब हम हमारे कर्तव्य भूल जाएंगे। हर एक अधिकार के साथ कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। हम सिर्फ अधिकारों की डिमांड करते हैं, अपने कर्तव्य भूलते जाते हैं। तो एक सिविल सिटीजन होने की वजह से हमें अपने कर्तव्यों का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि हम अपने अधिकारों का रखते हैं। तो हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं, उनका इन्होंने वाचन किया, प्लस प्रस्तावना जो हमारे संविधान की कुंजी है, हमारे संविधान का मतलब आशय पत्र, हृदय बोल सकते हैं हम, वो है। तो इसकी वजह से हमें प्रस्तावना हमारे संविधान की याद होनी चाहिए कि हमारे संविधान में क्या लिखा गया है। वो अगर 5-7 लाइनों में हमसे पूछा जाए तो वो हमारी प्रस्तावना है। तो इसलिए प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों का वाचन इन्होंने किया। एक दोस्तों हाइपोथर्मिया टर्म चल रही है। तो हाइपोथर्मिया होता क्या है? अधिक सर्दी के कारण हवा का तापमान कम हो जाता है। हवा का नहीं, शरीर का तापमान कम हो जाता है। दोस्तों हमारे सीधी सी बात है, हमारे शरीर को जितना तापमान चाहिए है जीवित रहने के लिए, थोड़ी गर्माहट शरीर को चाहिए है। अगर उस जितनी गर्माहट हमको नहीं मिल पाए तो उस ठंड की वजह से शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है और हमारी मृत्यु हो जाती है। उसे कहते हैं हाइपोथर्मिया। और ये टर्म आजकल क्यों चर्चा में है? ये इसलिए चर्चा में है कि जो ग्लेशियर त्रासदी हुई थी उत्तराखंड में, उसमें जो टर्मिनल था, मतलब वो जो टनल था, उसमें बहुत सारे लोग जो फंस गए थे। तो उसमें दूसरे दिन तक, मतलब अभी भी अभियान चल रहा है, अब तो खैर उनकी डेड बॉडी मिल रही है, लेकिन दूसरे दिन तक ऐसे था कि कुछ लोग जिंदा मिलेंगे। और तब ये टर्म आ रही थी कि हाइपोथर्मिया की वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है, कि टेम्परेचर वहाँ पे बहुत डाउन हो रहा है और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। ठंड के कारण फिर क्या होता है, शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए ये टर्म चर्चा में थी, तो थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। और दुनिया का सबसे पुराना जानवर के जीवाश्म हमें अभी लेटेस्ट मिले हैं। भीमबेटका गुफा जो है मध्य प्रदेश की, वहाँ 57 करोड़ वर्ष पूर्व का कोई अवशेष मिला है जानवर का। तो थोड़ा सा ये भी अपने आप में एक हिस्ट्री प्लस करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों को जिनको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाते रहे, और क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दे दे। थैंक यू वेरी मच।